देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में कई सारे फ्रॉड्स जो है हो रहे हैं, लेकिन ये फ्रॉड्स किस किस शक्ल में हो रहे हैं ये आप और मैं अंदाजा नहीं लगा सकते। हम लोग को पता है कि साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैं बता रही हूँ कि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि फ्रॉड किस किस शक्ल में होते हैं और किन किन लोगों के साथ हो सकते हैं। मेरे साथ औरंगाबाद शहर के जानी मानी शख्सियत है जो इसी फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं, लेकिन इनकी कहीं ना कहीं सूझबूझ की वजह से वो फ्रॉड अपने अंत तक पहुंचा है। हम लोग ने नेशनल न्यूज चैनल्स पे हाल ही में एक न्यूज देखी है कि एक दुल्हन जो 7 से 8 शादी कर चुकी है, 7 से 8 बिजनेसमैन को ये फंसा चुकी है। उसी में औरंगाबाद शहर के हमारे एक औरंगाबाद के जाने माने बिजनेसमैन हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इन्हीं की जुबानी किस तरीके से इनके साथ ये फ्रॉड हुआ। आप लोगों तक ये किस लिए, क्योंकि इसी तरीके का फ्रॉड आपके साथ ना हो, इसीलिए। औरंगाबाद अपडेट में आपका स्वागत है सर। हाल ही में आप एक ऐसे हादसे से गुजरे हैं जिससे आप रुके नहीं, डरे नहीं, लेकिन आपने उसको अपने आखिरी मुकाम तक पहुंचाया है। क्या बताना चाहेंगे सर, आप जैसा बिजनेस करने वाला इंसान या अपने काम में बिजी रहने वाला इंसान किस तरीके से इस फ्रॉड में फंसा? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा औरंगाबाद अपडेट का कि उन्होंने अप्रोच हुए मेरे पास और उनका इंटेंशन ये है कि मार्केट में या और भी लोग ये फ्रॉड में ना फंसते हुए अवेयर रहे कि ऐसे फ्रॉड के अंदर, ऐसे जाल के अंदर ना फंसे। उनका इस इनिशिएटिव को मैं थैंक्स करता हूँ। अब जो मैडम ने जो बताया है कि अभी जो चल रहा है प्रेजेंट में, जो फिलहाल एक ही मुद्दा है कि लुटेरी दुल्हन, जो उसका मौजूद दिया गया है, जिसको टॉपिक दिया है लुटेरी दुल्हन। ये लुटेरी दुल्हन जो है कि मेरा जो इनके साथ में जो कांटेक्ट हुआ था वो 2018 में हुआ और 2019 में ये लोग जो बहुत यहाँ के एक सिंडिकेट टाइप में एक ग्रुप है इनका, जो क्रिमिनल्स का एक ग्रुप है और उसके साथ में मिलकर काम करते हैं। एक षड्यंत्र रचने का एक इनका जो जाल है कि हर सिटी के अंदर में उनके गुर्गे और गुंडे और ब्लैकमेलर के लिस्ट उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। उसके वहाँ से उनको टिप जाती है कि ये प्रोफाइल का आदमी है, ये आज अभी परेशान है, फैमिली डिस्प्यूट में है, वो उन तक वो कहीं ना कहीं से खबर निकालते हैं कि तुम इसको ट्रैप करो और इसके पास से एक मोटी रकम हम वसूल करके देंगे। इस तरीके से उनके हर सिटी के अंदर अलग 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 जाल बनाए हैं, उनके ग्रुप है और फिर वहाँ पे उनको उस लेडी को ये पता चलता है तो वो लेडी इतनी शातिर है कि उसमें ये गुण है कि सामने वाले को अपने जाल में फंसा ही लेती है। कुछ ना कुछ बात करके अपने आप को मजलूम जाहिर करती है। मैं यतीम हूँ, मैं एक मुसलमान लेडी होने की वजह से मेरे को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, मैं तलाकशुदा हूँ, एक बच्चा है, और ऐसे ऐसे कहानियाँ बनाती है जिसके ऊपर आदमी यकीन करके उसकी मदद करने को पहुँचता है। और जब उसकी मदद करने को पहुँचता है तो वो उसकी जाल में फंसी जाता है। और वो फंसाने के तरीके, अगर हम अभी तो इतना कम वक्त है, इसलिए कम वक्त में मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ बता नहीं पाऊंगा कि किस तरीके से उसका वो होता है। इसके ऊपर तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। हमारी डिमांड थी कि स्पेशल एसआईटी को गठित करके इसको बड़े पुलिस ऑफिसर के जरिए कराओ, क्योंकि इसमें पुलिस के कुछ जो निचले दर्जे के जो अधिकारी होते हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, पीएसआई, वो भी इस ग्रुप में काम करते हैं। इनके ऊपर पॉलिटिकल इनको सपोर्ट है और ये सारी चीज़ इसके अंदर में होने की वजह से सामने वाला बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके उनकी जो भी डिमांड होती है उसको फुलफिल कर। कितने लोग फंसे हैं आपके साथ साथ और कितने? अभी ऑन रिकॉर्ड जो पुलिस तक के हम लोगों ने पहुंचा पाए हैं, जिसके डॉक्यूमेंट और एविडेंस जो लगते थे, तो पुलिस और कोर्ट कचहरी के अंदर में एविडेंस लगता है। और मैंने जो एविडेंस उनको कलेक्ट करके दिया है, अभी तक के 9 पति उसके मैंने आइडेंटिफाई करके दिया है जिसके ऊपर उसने केस किया। यहाँ उल्टा होता है कि अपन ऐसा ढूंढते हैं कि यार शादी हो रही थी, इसके ऊपर कुछ केस वगैरह हुए, तो वैसा उसके ऊपर एक सिंगल केस भी नहीं था। वो केस करती है और उसका करने का तरीका ये कि शादी करने के बाद वो उसके ऊपर सबसे पहले तो फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया जो है, इनका पूरा पूरा भरपूर इस्तेमाल होता है कि इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट कौन है, इनकी फ्रेंड लिस्ट में कौन है, उन तक पहुंचा जाता है, उनसे मालूम किया जाता कि ये क्या है, इनका क्या, किस तरीके से ये आगे फ्यूचर की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, पैसा कितना है, माल मत्ता कितना है, दुकानें कितनी है, पूरा एसेट वगैरह। उनको जब लगता है कि यार ये करोड़पति है तो अपने को 2-5 लाख 50 लाख तो दे ही देगी। मुझे 50 लाख की डिमांड की गई थी, मैंने 50 लाख पूरे नहीं दिया, लेकिन मेरे को बहुत फिर फैमिली से टूट जाता है इंसान कि यार ये एक ऐसा एक लेडी अपने को रेप का केस डाल दी।
अपने ऊपर गोल्ड ऑर्नामेंट चोरी होने क्या लगते हैं। फेस किया आपने सर? जैसे कि आपने बताया कि अब फैमिली से कितना डिस्टर्बेंस आया, क्या फेस किया आपने अपनी पर्सनल लाइफ मेरे देखो हम मैंने उसके जो फेसबुक से आया उसने अपने आप को मजलूम ज़ाहिर में? किया, आदमी एक इमोशनल रहता है और फिर उसकी मदद को पहुँचता है, उसकी मदद में पहुँचने के बाद वो जाल में फंस गया। उसने क्या कहा, मैं एक लेडी टीचर हूँ, मेरे को यहाँ से निकालो, यहाँ पे मैनेजमेंट मुझे बहुत सता रहा है, मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ और मुझे यहाँ से निकालो। और आप निकाल सकते हैं, आपकी फ्रेंड लिस्ट में आपकी फ्रेंड जो लिस्ट है उसके अंदर एजुकेशन मिनिस्टर के सेक्रेटरी दिख रहे हैं मुझे, यहाँ तक कि वो रिसर्च करते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप वो मेरा ट्रांसफ़र करवा देंगे नागपुर से तो मैं आपका ज़िंदगी भर एहसान मानूंगी। उस हिसाब से हम लोगों का भी बातचीत हुई और मैंने उनका वो ट्रांसफ़र नागपुर से कोंडाली करवा दिया। मेरी जब फिलहाल मेरा तो हमारा ये एंसेंट्रल बिजनेस है ज़मीनात का और ये दुकानें वगैरह जो मॉल्स में, लेकिन मैं तो उसके साथ जॉब भी करता हूँ। आरबीएल बैंक में मैं सीनियर मैनेजर की पोजीशन पे था, नागपुर में मेरी पोस्टिंग थी। मैं एग्रीकल्चर का जो पोर्टफोलियो है वो संभालता था रामदास पेट में। उस वक्त मुझे फेसबुक मैसेंजर पे कॉल आया और मैं उनके फिर ये जाल में फंसता फंसता चला गया। फिर उसने वहाँ पे जब ट्रांसफ़र करवाने के लिए बताया तो ट्रांसफ़र हो गया, रिलीविंग नहीं मिल रही, तो मैं वहाँ पे प्रिंसिपल के पास जाकर जब बात किया कि इसको रिलीव करो, वो रिलीविंग में कुछ तो प्रिंसिपल को तो उसकी पूरी रिकॉर्ड मालूम होगा लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे और वो रिलीव भी नहीं कर रहे थे उसको, तो थोड़ा सा गुस्सा और आर्गूमेंट हो गए उनके साथ में और मैं निकल के चले गए वहाँ से। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई, एक 2 घंटे के बाद जब मैं बैंक में मेरे कैबिन में बैठा था, मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि आपके खिलाफ कंप्लेन आई है, एक स्कूल के प्रिंसिपल को आपने मारहान किया है। मैंने बोला ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, सीसीटीवी फुटेज में आप उनके साथ गाली गुफ्तार करते दिख रहे हो, वो भी गलत था। मैं जब पुलिस स्टेशन पहुंचा, मैं तो गलत था नहीं, मैं जब गया तो वहाँ पे समीरा फातिमा वो स्कूल के प्रिंसिपल और वहाँ के 2-3 लोग बैठे थे। तो वहाँ पे उन्होंने बताया, वो लेडी ने मेरे आने से पहले उसका स्टेटमेंट, जो समीरा फातिमा है उसने एक स्टेटमेंट वहाँ पे दर्ज करा दिया कि वो बाहर का कोई गुंडा नहीं था, वो मेरा हस्बैंड था। हालाँकि हमारा कोई हाँ, हस्बैंड वगैरह अच्छा, नहीं। जी, ये अब वहाँ स्टेटमेंट हो गया था, मेरे को जी। उसने आके बोलते थे आप अपने को अपनी इज़्ज़त बचाना है, तो आप भी यही बोलोगे मैं आपकी मिसेज़ हूँ और आप उसको रीडिंग कराने के लिए आए थे। अब आदमी जाल में फँस चुका था। मैंने भी बोला कि चलो ये बोलने से अगर उसका हो जाता है काम, तो मैंने बोल दिया ठीक है मैं इसका हस्बैंड है और मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, तो वहाँ का वो केस खत्म हो गया। लेकिन वो डॉक्यूमेंट लेकर उसने मुझे एक मॉरल प्रेशर डाला कि आपने, क्योंकि वो उसको पता था कि मैं इतनी आसानी से उसके निकाह में आने नहीं वाला। बाकी के तो लोग निकाह करके उसके साथ में लेने को आए। फिर उससे निकाहनामा पुलिस वालों डिमांड कर रहे कि एक निकाहनामा दो कि आपने निकाह करा है तो निकाहनामा, तो उसने बोगस निकाहनामा बना दिया और वहाँ सबमिट कर दिया। और अब ये प्रूव हो गया कि अब मैं अगर बोलता, फिर उसने ये बोला कि अगर अब आप मुझे 50 लाख नहीं देंगे तो मैं बोल दूँगी कि ये बोगस निकाहनामा आपने दिया, मैं आपके ऊपर रेप का, हालाँकि हमारा कोई ऐसा फिज़िकल रिलेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो सारे वहाँ के फिर वो जो मौलाना है वो सब बैठ के परिषद डाले कि आप क्या करो, इतना आगे मसले को मत बढ़ाओ, अपन आपको वैसी भी शादी करना है, ये सेकंड शादी आपकी सेकंड मिसेज सेकंड वाइफ बन के रहने के लिए तैयार है, आपके पास तो अल्लाह का दिया ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ है, आप एक नहीं चार को संभाल सकते हैं और ये तो अर्निंग पर्सन है, आपको इतना बर्डन भी नहीं आएगा। मैंने उस हिसाब से उसको, मेरे पास फिर निकाह पढ़ाया गया, वो बोगस को नहीं, हमने फिर निकाह फ़ोन के ऊपर टेलीफोनिक निकाह हुआ और उसके बाद हम साथ में रहने के लिए उसको एक मैंने घर लेके दिया। वो घर दे सिर्फ 12 दिन के अंदर ही मुझे उसके फ़ोन के ऊपर एक मैसेज आया, एक और कितनी शादियाँ करूँ? तो मुझे उस पे डाउट आया, फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो फिर उसका पूरा खेल मालूम हुआ और फिर 50 लाख की डिमांड आई तो मैं पुलिस स्टेशन पहुँचा, वहाँ पे पता करा। वहाँ पे भी जब मैं गया तो वहाँ पे यही था कि ये फर्स्ट तलाकशुदा है, मैं सेकंड हस्बैंड हूँ। फिर पुलिस वालों के जो खबरी लोग होते हैं, क्राइम वाले जो डीडी जिसको बोलते हैं, उन्होंने हम मेरे को रुका दिया, बोले कि आप 2 दिन के बाद आओ, हम हमारे नेटवर्क से मालूम करते हैं ये लेडी क्या है। उसके बाद हम जब वो लेडी को मालूम करे तो पता चला कि मैं 5वां हस्बैंड हूँ और उसने ऐसे 22 लोगों के ऊपर केस कर चुकी थी, रेप, गोल्ड ऑर्नामेंट, प्रेगनेंसी, इलीगल अबॉर्शन, ऐसे केसेस करके वो पैसे लोगों से पैसे निकाल और फिर सेटलमेंट कर लेती थी, यानी कोर्ट में नहीं, आउट ऑफ द कोर्ट बाहर उन्होंने पैसे लेके उससे मामला खत्म कर दिया। आपके इस कदम से फैमिली पर क्या फैमिली को फेस किया और ये जब मैंने जब उसमें एफआईआर करवाया तो ये तो फिर जैसा आज चल रहा है तो वैसा पूरा किस्सा पूरे औरंगाबाद और पूरे बिल्कुल, महाराष्ट्र के न्यूज में चल गया कि एक बिल्कुल, बैंक मैनेजर को एक लुटेरी दुल्हन ने ऐसा किया, ब्लैकमेल किया, 50 लाख डिमांड किया। तो उस डिमांड की वजह से हमारे वालिद साहब हयात थे, उस वक्त कोरोना में हमारे वालिद साहब का इंतकाल, तो हमारे वालिद साहब ने बोल दिया कि ये जो भी किस्सा करे, आपने शादी करना था बहुत अच्छी बात है, करना था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक अच्छी औरत को लाना था, ये तुमने क्या कर दिया और जब तक कि ये आपके ऊपर से कलंक है ये हटता नहीं, औरंगाबाद में आपने एंट्री नहीं। तो अब मेरे पे तो एक ज़िम्मेदारी थी कि मैं, मेरे ऊपर जो लगा एक इल्ज़ाम के और उसको कैसा निकालूँ, तो फिर मैंने वहाँ के कुछ, अब मैं हूँ एग्रीकल्चर वाला,
मैं हूँ हमारे फील्ड के जो लोग हैं, उसमें एमपीएससी और यूपीएससी का रेशो, यानी हर बड़े पोजीशन पे तीसरा आदमी हमारे फील्ड का है, एग्री कॉज जिसको बोलते हैं। तो वो एग्री कॉज की वजह से बड़े पुलिस ऑफिसर हो या कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, वो सब हमारी बैच के, तो उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि हम तुम्हारे को इस मसले से निकालेंगे। लेकिन फिर भी उस वक्त तक कि मेरे 10 से 12 लाख रुपए मैं ये गुंडे, मौलाना, ये जो लोग आ रहे थे उनको दे चुका था। फिर उसमें मैंने डिटेल में जब हम पता चला कि मेरी इतनी जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस लेडी के पास गई कहाँ से, तब पता चला कि यहाँ के कुछ जो गुंडे हैं, मैं आपको नाम और फोटोग्राफ बताता हूँ उसके साथ के, कि वो गुंडे लोगों ने मेरी पूरी स्टडी करके यहाँ से दिया। हमारा ज़मीनात का कारोबार है और उसमें कोर्ट कचहरी सब कुछ पता चलता है। तो यहाँ के कुछ जो उसमें वाजिद पाशा बोल के यहाँ का खबरी है, उसने उसके साथ में कांटेक्ट में था। हमने उसकी कॉल डिटेल जब निकाले तो पता चला कि वो यहाँ लेडी उसके होटल में आके खाना पीना रहना उसकी सुविधा है वो पूरी वाजिद पाशा ही करवा। उसके साथ के कुछ फोटोग्राफ्स मेरे को जब मिले तब पता चला, ये देखिए ये वाजिद पाशा और ये वो लेडी है जो आज अरेस्ट है और जिसका आज चर्चा चल रहा है पूरा। और ये वाजिद पाशा जो आदमी है ये खुद ब्लैकमेलर है और यही टाइप का काम करवाता है। अब ये जो है उसके बाजू में एक बैठा हुआ ये वसीम पटेल, ये तड़ी पार मुजरिम, तड़ी पार हो चुका है, उसके बावजूद भी वो ये, और ये लेडी है उसके बाजू में ये अमीन, और ये तो ये जो भाई साहब दिख रहे हैं आपको, ये इनको हमने भेजे थे वहाँ पे, इनका नाम है हारून पहलवान, ये आप उधर दिखा सकते हैं। उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन ला के दिए कि ये लोग तुम्हारे अगेंस्ट में वो कर रहे हैं। ये है हारून, ये इन्होंने मेरे को पूरा किस्सा बताया कि तुम्हारे खिलाफ एक नहीं औरंगाबाद के कम से कम 50 गुंडे हैं जो तुम्हारे को ब्लैकमेल करने के लिए उसको ये पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तब अब फिर मैंने और इन्वेस्टिगेशन किया तो मेरे होने के बाद वो पीरियड में उसने और 2 शादियां की। अच्छा। और वहां से मुझे फिर कॉल आ रहे कि वो सुसाइड करने को ले जा रहा है। उसके जो एक्स वो लोगों ने जिससे शादी की तो वो भी सेकंड मैरिज बोल के ही किया था। तो वहाँ पे एक बिजनेसमैन है जीएम ट्रैवल्स बोल के, गुलाम मोहम्मद खान, वो करोड़पति है और में वहाँ का एक करोड़ भी नहीं अरबपति आदमी है, इतने जमीनात का मालक है। उसको उन्होंने ट्रेस करे और उसके ऊपर मेरे से उसका तलाक नहीं हुआ। मैंने जब मेरे से पहले जो शादी हुई थी वो मिर्जा अशरफ बेग के परवनी का हेडमास्टर था, उससे भी उसका तलाक नहीं हुआ। मैंने जब वहाँ के इमारत शरिया से उसका कोर्ट भी निकाला तो उसका भी निकाह टेलीफोन के ऊपर कर दिया था, सेम वही स्टोरी में। और उसको परेशान किया कि मैंने तुम्हारे साथ होने की वजह से मैं प्रेग्नेंट हुआ, तुम अगर प्रेगनेंसी का कॉस्ट अगर देते हैं तो मैं एबॉर्शन कराती हूँ। एबॉर्शन करवा लिया और उसको फिर ब्लेम किया कि तुमने मेरे पेट के बच्चे का मार दिया, अब मैं तुमको मर्डर का केस करूँ। वो प्रेशर में आके वो आज भी उसको लमसम भरता है, मेरे पास उसका भी रिकॉर्ड है कि वो आज भी परवनी से उसके अकाउंट में पैसे भरता है और उसका पूरा डिटेल मेरे पास अवेलेबल है विद एविडेंस। कि अब ये वाजिद पाशा का जब मैंने निकाला तो ये वो वाजिद पाशा की ऑनलाइन ये जो कंप्लेंट्स है ये पूरे इनोसेंट पीपल है, कम से कम 100 ये पूरे ऑनलाइन निकाला हुआ है। ये 103 193 लोगों के ऊपर उसने ब्लैकमेल करके एक्सटॉर्शन करा है। और इसकी भी मैंने कंप्लेन किया है। और होम मिनिस्ट्री में अपने पास होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में यहाँ पे पहले अपने पास IAS हेल्प बोल के कलेक्टर थे, वो उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे कि क्या चल रहा है। अभी मैंने जब किया था तो यहाँ पे लिखा है कि मुख्यमंत्री के पास, अच्छा वो मुख्यमंत्री के फोटोज और उनका क्या है, यहाँ के जो लोगों को प्रेशर करते हैं और जो काम करवाते हैं हर एक पुलिस स्टेशन में। अब वो रहता है बेगमपुरे में, लेकिन जींसी, सिटी चौक और जहाँ जहाँ पुलिस स्टेशन, हर पुलिस स्टेशन से उसकी लाइसेंस नहीं है। सिस्टम में गड़बड़ी बता रहे हैं सिस्टम में, हाँ आप ये बताना मैं बता नहीं रहा हूँ, आपको एविडेंस दूंगा उसका। अभी ये देखिए ये पुलिस वाले हैं और ये वाजिद पाशा उनको दे रहा है। मैं पुलिस पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये पुलिस वालों को भी नहीं पता होगा कि ये फोटो का उसका कैसा इस्तेमाल होगा। एक नहीं, हर एक पुलिस स्टेशन, ये तो ACP साहब है उस टाइम पे रहे होंगे, ये भी ये बेगमपुरे के PI साहब है। अब ये भी ACP है। अब ये कौन है पता नहीं, यहाँ पे लिखा होगा शायद, ये भी पुलिस के, हाँ बेगमपुरा मिस आड़े, जय श्री आड़े मैडम, पुलिस इंस्पेक्टर। ये इनके फोटोग्राफ यूज करता है। ये केंद्रीय साहब थे पहले अपने पास जींसी पुलिस स्टेशन, ये बेगमपुरा पुलिस स्टेशन। यानी एक आदमी को इतनी पुलिस वालों की जरूरत क्या है? एक इस पे भी एक लॉजिक लगाना चाहिए कि वो अभी पुलिस कमिश्नर साहब, इनको भी जब पता चला था, गुप्ता साहब जब आते मैंने उनको बताया साहब आपकी फोटोग्राफ्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये अभी आस्तिक कुमार पांडे साहब कलेक्टर, अब ये कौन सी है पुलिस वाली, ये भी पुलिस वाला। यानी 100 से आपको पुलिस वाले मिलेंगे। और ये फोटोग्राफ जिसके साथ लिया जाता है तो इनको भी पता नहीं होता कि फोटो लोअर जो ऑफिशियल से उनको दिखा के किस तरीके से मैं ब्लैकमेल करूँ। हर एक, ये फोटो बहादुर जिसको बोली,
आपको मैं हज़ारों में फोटोज़ दूँगा इसकी। एक आदमी जो जिसका कोई बिज़नेस नहीं है, वो पुलिस वालों के साथ क्या कर रहा है? वो पुलिस वालों को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पुलिस वालों को भी पता नहीं होता कि उनकी फ़ोटो छोटे अधिकारियों को बता के देखो साहब से मेरा दोस्ताना है, तुम ये काम नहीं अगर करे, तो मैं तुम्हारा कुछ कर दूँगा। आपके केस में क्या रिजल्ट आया? 2018 से लेके तो हाँ, 2025 तो अब आपका अंत कहाँ हुआ सर? क्या रिजल्ट अंत क्या हुआ, वो हर बार कहीं न कहीं से करके फरार हो जाती थी। हाई कोर्ट से एक हमारे हिंदुस्तान के कानून की एक सबसे बड़ी ये है कि लेडीज़ को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि जो लेडीज़ बोली वो है। यानी उसने अगर पुलिस स्टेशन में जाकर कह दिया कि मेरे ऊपर रेप हुआ, तो वो रेप का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये नहीं इन्वेस्टिगेशन किया कि सही हुआ या गलत हुआ। लेकिन इसमें एक सोचने की बात है, वो लेडी जहाँ पे रहने के लिए रेसिडेंट ऑफ कामठी है, जहाँ पे बावनपुरा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे वो जाकर एक ही पुलिस स्टेशन में 22-23 लोगों के ऊपर हर साल 2-4 महीने, 1 महीना, 3 महीने में एक ही इल्ज़ाम लगा कि मेरा रेप हुआ, मेरा अबॉर्शन हुआ, मेरे गोल्ड ऑर्नामेंट चोरी हो गए। अब वहाँ पे वो एफआईआर लॉन्च हो जाती है। ये क्या लॉजिक है? यानी पुलिस वालों को भी पता होना चाहिए कि ये एक लेडी 22-24 लोगों के ऊपर एक केस कर रही है कि मेरा रेप कर दिया, मेरा फोर्सिबल इंटरकोर्स हो गया, मेरा गोल्ड ऑर्नामेंट चला गया। वहाँ के कुछ पुलिस वाले उसकी मदद करते हैं और वो सेम डे होता है और उसको उठा के लाया जाता है, उसको ऊपर टॉर्चर किया जाता। क्या रह जाती है? एक इज़्ज़तदार आदमी को 2 दिन अगर लॉकअप में डाल दिया और उसके साथ मारम-पीट किया जाए, जो उसने वो गुनाह किया ही नहीं, तो वो तो सुसाइड ही करेगा ना, और उसको पूरे न्यूज़पेपरों में आ जाता है। इस तरीके से उसका फिर मैंने अभी तक के तो फरार थी। ये टाइम पे जो जीएम खान साहब है, जिसका आपने देखे होंगे न्यूज़ चैनल में चल रहा है, तो वो सुसाइड करने के लिए जा रहे थे। उनकी बहन ने मेरे को बोला कि आपके पास जो डाटा है, ये डाटा निकालने को मेरे को कम से कम 1.5 साल लगा। आरटीआई में मैंने हर पुलिस स्टेशन और हर एसीपी ऑफिस में दिखा के उसका डाटा कलेक्ट किया कि कहाँ-कहाँ उसने एनसी की है, कहाँ पे उसने रिटर्न कंप्लेंट किया, कहाँ पे एफआईआर किया है। तो ये सारा जब डाटा अवेलेबल हुआ, तो पुलिस वालों की थोड़ी आँखें खुली और उन्होंने ये एफआईआर किया। तो एफआईआर करने के बाद से हाई कोर्ट ने इसका एंटीसिपेटरी बेल देने को मना किया। सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से उसका बेल रिजेक्ट होके 1.5 साल हो गया। तो ये 1.5 साल में ये सर्विस भी कर रही है और फरार भी होता है। ऐसा हो सकता है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। ये किसका छत्र छाया थी? जब पुलिस कमिश्नर साहब को और ऊपर से मंत्रालय से ऊपर से प्रेशर कि कैसा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दिया है और फिर फरार है और वहाँ सर्विस हो रही है और उसकी सैलरी भी आ रही है, लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी है मैडम की। जब ये पता चला तो फिर उन्होंने उनको हम एक प्लान बनाया, एक ट्रैप लगाया। मैं उसमें पूरे प्लान में थे और हमने उसको एक अच्छे ट्रैप में लगा के जब पकड़ा गया, तो अब एक बहुत से लोग आज आ रहे हैं कि हमारे साथ भी ये हुआ, हमारे साथ भी ये हुआ, लेकिन हम आज भी नहीं बता सकते कि उसका टेरर इतना है कि जान मेरे को खुद जान से मारने की धमकी मिलती है। लेकिन अपने को अल्लाह पे भरोसा है कि मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। इस अभी हिसाब कहाँ से है मैडम अभी? मैडम अभी नागपुर सेंट्रल जेल में, अच्छा, वो वहाँ तक पहुँच वहाँ तक पहुँच गए हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? आपके जैसे कई सारे लोग हैं, शायद सेकंड मैरिज के चक्कर में या चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में जब ऐसी जगह फंस जाते हैं और इज्जत के खातिर बता नहीं पाते, एक मैसेज उनके लिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आपके मीडिया के और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको बहुत छान-बीन के उसके ऊपर आपको अगर करना है शादी, तो आप उसकी पूरी इंक्वायरी एक अच्छे से करवाइए। सोशल मीडिया के ऊपर जो आपको रिक्वेस्ट और आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है उसको बिल्कुल एक्सेप्ट मत करिए अल्लाह के वास्ते, वरना ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। ज़िंदगी का लोग सुसाइड करने के लिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, इसके ऊपर अननोन लोगों के साथ रिक्वेस्ट आई, अल्लाह के लिए उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट मत करिए, वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर आपको सेकंड मैरिज करना है तो करो, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन अच्छा करो, उसके बाद ही आप ये आगे बढ़िए। ये मेरा एक मैसेज है। मेरा नाम मोहम्मद तारिक अनीस और मैं रहने के लिए मजनू ही के ऊपर हूँ और मेरा कारोबार आपको तो पता है, गज़ल्स मॉल वगैरह है मेरे यहाँ पे, और मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ और रियल इस्टेट का मेरा कारोबार। अब यहाँ पर सेट है ना। जी, मैं यहीं पे सेट हूँ और उसमें और भी बहुत घिनौनी हरकतें करते हैं ये लोग। इनको शर्म और हया नाम की चीज़ नहीं है। ये लोग फैमिली तक के अप्रोच होते हैं, फैमिली को गलत चीज़ें देते हैं। मेरे घर में भी ये लोग पूरे अप्रोच हुए, फ़ोन्स किया। मेरी मिसेज़ जो मेरी फर्स्ट वाइफ़ भोपाल की है, उसको भी गलत तरीके से उसको उकसाया कि तुमको 5 करोड़ हम दिला देंगे, तुम छोड़ दो। इस तरीक़ा से का भी माइंड सेट करते हैं ये लोग। डॉक्टर्स को, पुलिस को। आप सोचो मेरे घर में मेरी मिसेज़ मेरे साथ रह रही है, लेकिन सिटी चौक पुलिस की 300-400 लोगों की टीम मेरे घर पे पहुँच जाती है। किसके बोलने पे हुआ? और आज तक की उनको कोई चीज़ मिला नहीं कि मैंने मेरी वाइफ़ को किडनैप करके रखा। वाइफ़ को कोई किडनैप कर सकेगा? ऐसे बहुत से कि कहाँ से क्यों होता है और किसके बोलने पे होता है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होके एक इनोसेंट पीपल्स को ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन बंद होना चाहिए।
मीन्स एक्चुअल में वो कोल्हापुर के थे, लेकिन यहाँ पे औरंगाबाद में है, सीमा डेयरी के पास है। फिलिप्स कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर था वो आदमी, अच्छी बड़ी पोजीशन पे था, औरंगाबाद में था उनका पोस्टिंग यहाँ पे। और वो उनको भी वही जाल में फंसा के वो वहाँ गए, और आज तो वो इनकी हालत ये है कि वो दारू पी के कहीं पड़ा हुआ था। उसकी फैमिली एक वेल सेटल बैकग्राउंड का एक आदमी, उसकी सगी बहन मुकेश अंबानी की पर्सनल सेक्रेटरी, और आज वो आदमी अपनी फैमिली से दूर अभी कहीं ना कहीं पड़ा मिलेगा, कोई नाले में या आजू बाजू में, ये हाल किया उसने। हमको देख के उसको रोना आता है कि क्या हो